लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है। दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बताएंगे आपको अडानी ने कुछ कर दिया ऐसा कांड की चुनाव से पहले ही फिर से जवाब नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी ने संविधान को लेकर फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ साथ अमित शाह का हुआ जबरदस्त अपमान। बताएंगे आपको कैसे देश की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी का हो गया है बुरा हाल। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1,07,00,000 लोगों को और ऐड किया। बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन खत्म हुए हैं वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में ही आपस में ठन गई है। दोस्तों बताएंगे आपको सिर्फ फुटबॉल लगातार जारी है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी को 5 बजे कन्हैया कुमार ने बुलाया है। दोस्तों बताएंगे किस लिए बुलाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने अचानक से लिया है एक ऐसा फैसला जिसे ममता बनर्जी ने मानने से मना कर दिया है और बीजेपी के लोग इसे मानने को है तैयार। बताएंगे नया घमासान शुरू होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ में एक बड़े स्टार को बीजेपी ने पार्टी से बाहर क्यों निकाला है, बड़े स्टार से बीजेपी को हो रहा है भारी नुकसान, एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश ने बदलाव की दिशा पकड़ ली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर छठे चरण के चुनाव से पहले मोदी और अडानी के बीच में संबंधों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अडानी से जुड़ी हुई इस खबर को शेयर किया है दोस्तों, जिसमें दावा किया गया है कि अडानी ने करोड़ों रुपए के कोयला भारत को बेचे हैं और लो क्वालिटी का कोयला मंगाकर हाई क्वालिटी का बताकर बेचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर का हवाला देते हुए दावा किया कि बीजेपी की सरकार के तहत कोयला का बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र कम गुणवत्ता वाले कोयले को 3 गुना दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए की लूट मचाए हुए है, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर दिया है। जेब से चुकाई जा रही है लोगों की कीमत। यानी चौथे चरण के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि राहुल गांधी और अडानी के बीच में क्या कोई आपस में बातचीत हो गई है क्या। राहुल गांधी को टेम्पो भरकर अडानी ने पैसा पहुंचा दिया है कि वो अडानी के खिलाफ नहीं बोल रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने बताया है कि उन्होंने सारी रैली के अंदर अडानी के खिलाफ टिप्पणी की है और अब अडानी वाला मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली है, जबकि राहुल गांधी शुरू से अडानी और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के द्वारा किए जा रहे कांड को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी हरियाणा में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने सैनिकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रक्रिया है। अगर आप देश की जनसंख्या देखेंगे तो करीब 90% आबादी दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक की है। संविधान कहता है कि देश में हर व्यक्ति के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि 90% के पास कितनी भागीदारी है, इसका जवाब सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से कई सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। इसी के साथ में ऐलान कर दिया है कि सेना को नहीं चाहिए अग्निवीर, सत्ता में आए तो इंडिया ब्लॉक सबसे पहले कूड़े में फेंक देगा इस स्कीम को। हरियाणा में राहुल गांधी बोल रहे थे और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे थे। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। ये वही क्षेत्र है जहां पर बीजेपी के नेताओं का हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई किसान गुट विरोध कर रहा होता है। आपकी इस पूरे मामले पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में छठे चरण के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति को लेकर बड़ी जानकारी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक रोड शो कर रहे थे अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस रोड शो के दौरान कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो यूट्यूब चैनल है जिस पर लगभग 50 लाख के आसपास लोग हैं, वहां पर मात्र एक व्यक्ति लाइव वॉचिंग कर रहा था। यानी 10 मिनट से वीडियो चल रहा था जिस पर एक व्यक्ति कोई आकर देख रहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के रैली रोड शो से लोगों का मोह भंग हो गया है। दोस्तों इतने बड़े चैनल पर अगर बीजेपी मात्र एक व्यूअरशिप लाइव ले पा रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और मीडिया वाले से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 5 चरणों के चुनाव में कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी जानकारी दे दी है। हालांकि कई सारे गोदी मीडिया के लोग आंख बंद कर बैठे हुए हैं, लेकिन देश के असली नतीजे तो इससे बदलने वाले नहीं है। और इसी तरीके के संकेतों से भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। साथ साथ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चौथे चरण के चुनाव को लेकर जो अपडेट दी है उसके अनुसार अचानक से कई परसेंटेज के वोट का इजाफा हो गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अंदर जब जिस दिन वोट डाला गया उस दिन 76.5% के आसपास वोटिंग बताई गई थी, जो बाद में अब डेटा 80% के आसपास पहुंच गया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 60% का डेटा 62 पर पहुंच गया है। केरला में 67% का डेटा 71% के आसपास पहुंच गया है। यानी अकेले चौथे चरण के चुनाव के दौरान 1,07,00,000 नए वोटर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिखाया है। दोस्तों यानी इतने वोट अपडेट किए गए हैं। सवाल यह है कि इतने बड़े स्तर पर अपडेट किया जा रहा है तो एब्सोल्यूट डेटा क्यों नहीं बताया जा रहा है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर अडानी पर धोखाधड़ी का जो आरोप है इसके बारे में डिटेल में जानकर देते बताया गया है कि घटिया कोयले को ऊंची क्वालिटी का दिखाकर मनमाने दाम पर भारत की सरकारी कंपनी को अडानी ग्रुप ने बेचा है। अडानी ने इंडोनेशिया से $28 पर टन के हिसाब से 3500 कैलोरीफिक वैल्यू वाले कोयला खरीदकर कोयला सीधे भारत भेजा गया और कोयला को 3500 कैलोरी की जगह 6000 कैलोरी का बताकर 92 रुपए के हिसाब से बेचा गया है। दोस्तों यानी 28 रुपए का खरीदा गया और अच्छी क्वालिटी का बताकर 92 रुपए का बेचा गया है। कोयले का ये शिपमेंट जब तमिलनाडु के अंदर पहुंचा तो वहां पर सरकारी कंपनी को बेचा गया और अडानी को मोटा मुनाफा हुआ है। कोयला इंडोनेशिया खनन
जम्मू से मंगाया जा रहा है, यानी दोस्तों खराब क्वालिटी का कोयला खरीदा जा रहा है, उसे अच्छी क्वालिटी का बताकर बेच दिया जा रहा है, जिससे बीच में सारा प्रॉफिट अडानी समूह को मिल रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्या ये देश के अंदर सबसे बड़े घोटालों में से एक नहीं है? क्योंकि देश में कोयले की खपत काफी ज्यादा है और अडानी ग्रुप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारे कोयला खदानों से कोयला मंगाकर भारत की सरकारी कंपनियों को बेचता है। दोस्तों इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी कोयले को लेकर एक विवाद अडानी ग्रुप से जोड़कर हुआ था और ये भी एक बड़ी जानकारी है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के ठीक एक दिन के बाद एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में अंदरूनी कलह और ज्यादा बढ़ गई है। मावल लोकसभा क्षेत्र से सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवार श्रीरंग बारने ने आरोप लगाया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गठबंधन पार्टी के हिस्से के रूप में उनके लिए प्रचार ही नहीं किया। इसके जवाब में एनसीपी के विधायक सुनील सेलके ने जवाब देते हुए कहा कि श्रीरंग बारने को अपनी विफलता छुपाने के लिए हमारी पार्टी के पदाधिकारियों पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, अपनी गलती को छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के अप्रत्यक्ष रूप से हुई वोटिंग को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जबरदस्त तरीके से चिंता में है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि अब एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने लगे, कहने लगे हैं कि दूसरी पार्टी के लोगों ने सहयोग नहीं किया और ये आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाला है। धीरे धीरे करके एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों एक तरीके का एग्जिट पोल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अपने नेता ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे हैं। शासक कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को आज शाम 5 बजे तक का समय दिया है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर हमारे पास मात्र 24 घंटे का समय बचा हुआ है प्रचार करने का। 25 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। आधिकारिक प्रचार के लगभग 24 घंटे बचे हैं। कब तक लोगों को इधर उधर भटकाइएगा? मनोज भैया आइए, एक बार तो उत्तर पूर्व दिल्ली की जनता के असली मुद्दों पर चर्चा उन्हीं के सामने कर ली जाए। इसके बाद गोकुलपुरी वार्ड में बुलाया गया है 3 बजे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने बुलाया गया है, मंगल बाजार रोड पूरा एड्रेस दिया गया है दोस्तों। और हाँ, थोड़ा सा समय निकालिएगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है क्षेत्र में। मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए भी और चैलेंज भेजा गया है। दोस्तों क्या इस चैलेंज को लगता है आपको स्वीकार करेंगे मनोज तिवारी, या फिर इसी तरीके से कन्नी काटेंगे जैसे अभी तक काटते आए हैं? मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार के सामने आकर बताना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में क्या किया है। अगर वाकई कोई काम किया है तो जनता जान जाएगी, वरना कन्हैया कुमार असलियत बता ही देंगे जनता के सामने। और इस चैलेंज को खुलेआम उन्होंने दिया है, तो आज 3 बजे उनको चैलेंज स्वीकार करके पहुंचना है। देखते हैं पहुंचने की कोशिश भी कर पाते हैं नहीं कर पाते। क्या आपको लगता है कि कन्हैया कुमार के इस चैलेंज को स्वीकार करने की हिम्मत भी जुटा पाएंगे मनोज तिवारी? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपने मीडिया को कोई 40 इंटरव्यू दे चुके हैं। चौपाल लगाकर दिए गए इन इंटरव्यू में बातें भी चौपाल वाली ही हैं। कैंडिडेट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, लेकिन एक भी ऐसी बात नहीं निकली है कि संपादकीय लिखे गए हो, अखबारों की हेडलाइंस बनी हो, यानी मोदी का इंटरव्यू केवल इंटरव्यू बनकर रह गया है दोस्तों। क्योंकि कोई नई बात तो इसमें होती नहीं है और क्योंकि कोई काउंटर सवाल तो पूछे जाते नहीं है, तो कोई जवाब भी उस तरीके का नहीं आता। ऐसा लगता है फिक्स इंटरव्यू चल रहा है एक तरीके से। चौपाल पर बैठकर परिवार के लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ नया इसमें होता नहीं। और यही बड़ा कारण है कि ना तो कोई लेख लिखे जा रहे हैं, ना कोई हेडलाइंस अखबारों में बन रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इंटरव्यू के नाम पर केवल पारिवारिक बातचीत ही चल रही है, तो अपनी राय जरूर लिखे बताएगा। साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अंदर ममता सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 2011 के बाद से अब तक जारी किए गए 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने का फैसला सुनाया है। ओबीसी प्रमाण पत्र से नौकरी के आवेदन में भी मान्यता नहीं होगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट ने साल 2011 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी के प्रमाण पत्रों को रद्द करने के आदेश दिए हैं। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके बाद अब ममता बनर्जी की ओर से भी रिप्लाई दिया गया है दोस्तों। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 2011 के बाद से ओबीसी प्रमाण पत्र जो जारी किए गए, इसमें कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ओबीसी आरक्षण दिया गया है। और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव के अंदर ममता सरकार को नीचा दिखाने के लिए शायद ये निर्णय लिया गया है, जिसकी जमकर आलोचना टीएमसी के लोग कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इंदौर की लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्षय बम मुश्किलों में पड़ गए हैं। और 17 साल पुराने मामले में 307 की धारा जोड़ने और वारंट जारी किए जाने के बाद से अब कांग्रेस पार्टी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए हैं दोस्तों, और भगौड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा वारंट जारी किया गया था, तब से लापता बताए जा रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी को भी निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने इनाम का ऐलान कर दिया है। अक्षय कांति बम का पता बताने वाले को 5100 रुपए मिलेंगे। इंदौर कांग्रेस का कहना है कि अक्षय कांति बम पर धारा 307 के तहत आरोप है, अभी वो फरार चल रहे हैं। जबकि कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं और क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार भी है दोस्तों। साथ साथ भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कोशिश के बावजूद पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। काराकाट से मैदान में उतर गए हैं, उनका नामांकन भी रद्द नहीं हो पाया। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के बीच में मुकाबला हो रहा है, जिसे त्रिकोणीय बना दिया है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अब कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर कर
रास्ता दिखाया गया है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केवल 1-2 नेता का बयान आया था, बीजेपी के किसी बड़े केंद्रीय नेतृत्व ने पवन सिंह को फोन करके नहीं कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए। शायद अगर ऐसा कहा गया होता तो वो मान जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक आध राज्य के नेता ने उनसे ये बात कही थी। तो आरजेडी और विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत पवन सिंह को मैदान में उतारा है और अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है ताकि वो निर्दलीय मैदान में रहे और भारतीय जनता पार्टी अपने सारे वोटों को पवन सिंह के पक्ष में ट्रांसफर करवा दे। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, उनको इस सीट से चुनाव हरवाने की तैयारी चल रही है, यानी उपेंद्र कुशवाहा से बदला निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि मामला काफी इंटरेस्टिंग हो चला है। तेजस्वी यादव भी इस बात का समर्थन करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। साथ साथ हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। बुधवार को कार्रवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि उनके सामने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई और ये अच्छा आचरण नहीं है। बता दें कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वो जमीन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत बुईहरी नेचर की है। इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या फिर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इस जमीन की लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है। इस जमीन पर हिलेरियस कच्छप नाम के व्यक्ति खेती करता था, बिजली का कनेक्शन उसी के नाम पर है। हेमंत सोरेन का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ये बातें नहीं मानी दोस्तों और कार्रवाई जारी रखी गई है, यानी उन्हें जमानत नहीं दिया जाएगा और चुनाव भी अब जल्द खत्म होने वाले हैं। झारखंड में चुनाव को लेकर भी कम से कम कोर्ट को विचार करना चाहिए था, जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर किया गया है, लेकिन यहाँ पर एकदम कोर्ट राजी होने को तैयार नहीं है। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप, कहा हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दिल्ली को मिलने वाला यमुना का पानी रोक दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस विषय पर हरियाणा सरकार को पत्र लिखेगी, जरूरत पड़ने पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जाएगा। आतिशी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जगह जगह पानी की शिकायतें शुरू हो गई है, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर पानी की शिकायत पहले नहीं आती थी लेकिन अब आने लगी है। जांच करने में पता चला है कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार ने रोक दिया है। साथ साथ दोस्तों राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ एकजुटता दिखाने वाले हैं। राजा भैया ने एसपी के कैंडिडेट को प्रतापगढ़ के अंदर सपोर्ट कर दिया है। एनडीए गठबंधन और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के कैंडिडेट को इससे भारी नुकसान होने वाला है और हाई कास्ट यानी अपर कास्ट का जो पोलराइजेशन है वो बीजेपी के अगेंस्ट एसपी के समर्थन में होगा, समाजवादी पार्टी के समर्थन में होगा। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पहले से ही कुर्मी कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है, तो कहा जा सकता है कि प्रतापगढ़ की सीट पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का व्यक्ति चुनाव हारने वाला है। अनुप्रिया पटेल ने इससे पहले राजा भैया को लेकर गलत टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनके समर्थकों में नाराजगी है और अब खुलकर उनके समर्थक एनडीए के खिलाफ काम करना शुरू कर चुके हैं। साथ साथ बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र की घटना है, जहां पर पुलिस ने कहा कि मतदान के दौरान आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। 20 मई को मतदान के दौरान गड़बड़ी के आरोप को लेकर बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति हुई थी और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। दोस्तों बिहार में इस तरीके की घटना सामने आने के बाद कहीं ना कहीं बिहार सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लाजमी है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी जनसभा होने वाली है। इस रैली को सफल बनाने के लिए सपा के साथ जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भी जुट गए हैं, यानी राजा भैया के कार्यकर्ता भी जुट गए हैं। इस क्रम में राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में दिखाई देने लगे हैं। राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी बानगी बीते दिनों कुंडा में भी देखने को मिली, जब कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पराज सरोज के समर्थन में जनसत्ता दल के सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़ पड़े। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा को सफल बनाने के लिए भी अब जनसत्ता दल के कार्यकर्ता जुट गए हैं। दोस्तों देखते हैं किस तरीके की रैली अखिलेश यादव की होती है। सही संकेत मिल जाएंगे। कम से कम 2 सीटों पर तो एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान कराने की स्थिति में है राजा भैया। साथ साथ पहले दूसरे चरण के दौरान नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो मंगलसूत्र और प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा। वो दावा कर रहे थे बाद में कि आपके भैंस खोलकर ले जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैंने जो हर घर जल पहुंचाया है तो आपके टोटी भी निकाल कर ले जाएंगे। इसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ दिनों बाद कहेंगे कि इंडिया वाले आपके फ्रिज में रखे दूध में नींबू डालकर भाग जाएंगे। इंडिया वाले सुबह आपके गेट पर रखा अखबार लेकर भाग जाएंगे। कुछ दिनों में कहेंगे कि इंडिया वाले मेहमानों के जाने के बाद प्लेट में बची हुई बिस्कुट भी खाकर चले जाएंगे। इसके बाद और भी लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि वाकई चिरकुटई की हद हो गई है, रंगा सियार अपने असल औकात में आ ही गया, कुछ भी अनाप शनाप इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन 23 तारीख को 2 जनसभाओं को आज संबोधित करने जा रहे हैं। एक तो कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली के दिलशाद गार्डन में सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर पश्चिम दिल्ली के मंगोलपुरी के इलाके में उदित राज के लिए भी जनसभा करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट भी आम आदमी पार्टी के नेता के लिए ग्रामीण पंचायत करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा करते हुए बताया है कि किसी भी वक्त तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी एक स्पेशल मिशन चला रहे हैं विपक्ष के नेताओं को खत्म करने का और इसीलिए तेजस्वी
तेजस्वी यादव को भी किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के साथ में अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार करवाने की तैयारी में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग आपकी टोटी खोलकर भी ले जाएंगे, और इसके बाद वो बयान देते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों की सरकार बन गई तो राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना देंगे। इस तरीके के एक बार फिर से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे बयान देने की इजाजत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे दे सकता है? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसी ने कभी नहीं ये बातें कही है, तो आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी बातें बोलने की अलाउ क्यों कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी को? आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अब संज्ञान लेने के लिए ज्यादा इंतजार करना चाहिए, या फिर अब छठे सातवें चरण के चुनाव से पहले एक बार अपनी ताकत का एहसास करवाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए? सासा अडानी के कोयले में जादू है, जादू इंडोनेशिया से भारत पहुंचते पहुंचते 12,000 करोड़ रुपए महंगा हो जाता है। ये पैसा अडानी जी बिजली बिल बढ़ाकर लोगों से वसूल रहे हैं। आपसे खुलेआम यानी आम लोगों से खुलेआम वसूली की जा रही है, और चोरी से डरते क्यों नहीं? सवाल यह है क्या प्रधानमंत्री खुद अडानी की रक्षा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कड़े सवाल पूछे हैं दोस्तों, इसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना है। यह मामला काफी गंभीर और काफी बड़ा है। साथ साथ मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आखिरी मौके पर पर्चा वापस से लेकर बीजेपी में शामिल होने वाले कारोबारी अक्षय कांति बम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शहर में बैनर पोस्टर लगाते हुए 5100 रुपए का ऑफर रख दिया है। साथ साथ स्वाति मालीवाल मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने 9 दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार स्वाति मालीवाल मामले को लेकर कहा कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। केजरीवाल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर 2 तरीके के पक्ष है। मालीवाल के आरोप को लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है और मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल खड़ा कर रही थी। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के आरोप को बीजेपी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी, और ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, उनका बयान कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। केजरीवाल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सही जांच होगी, न्याय होना चाहिए। घटना में 2 पक्ष है, पुलिस को दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, दोनों की जांच होनी चाहिए और इसके बाद निर्णय लेना चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि स्वाति मालीवाल ने बिना किसी आज्ञा के दिल्ली सीएम के आवास में घुसने का प्रयास किया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ था। साथ साथ दोस्तों ईडी की कार्रवाई इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि ईडी को भेज दो, जो मर्जी चाहे वो करवा लो, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएमएलए प्रधानमंत्री की लाल आंख है, इसका मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है आप ईडी को भेज सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार करना है तो कर सकते हैं, ईडी को भेज दो जहां भेजना चाहते हो। इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे ईडी का, पूरी पीएमएलए एक्ट का गलत तरीके से भाजपा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वरिष्ठ वकील की ओर से कही गई इस बात पर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कैसे पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, और यही बड़ा कारण दोस्तों की विपक्ष के लोगों को गलत तरीके से फंसाए जाने के गंभीर आरोप लगते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं दोस्तों। साथ साथ गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी मिली है। साथ साथ प्रज्वल रेवन्ना के मामले को लेकर जेडीएस के विधायक एचडी रेवन्ना ने बुधवार को अपने बेटे और प्रज्वल रेवन्ना पर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा एचडी कुमारस्वामी कह रहे थे कि वापस आ जाओ, ज्यादा खेल मत खेलो, छुपने का खेल मत खेलो। हालांकि दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना के पिता और जेडीएस के विधायक एचडी रेवन्ना इस पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी पार्टी जेडीएस पार्टी के लोग प्रज्वल रेवन्ना को लाने के लिए अपना क्या सहयोग करेंगे। अगर वो प्रज्वल रेवन्ना को नहीं लेकर आ पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक जो मैसेज लोगों के बीच में गया है कि जेडीएस पार्टी के बड़े बड़े लोग इस तरीके के बड़े कांड में शामिल है, इससे उनकी इमेज खराब हुई है और पूरी पार्टी जिसके समर्थक उससे धीरे धीरे करके छिटकते जा रहे हैं, उनके लिए चिंता का विषय बनी गया है। साथ साथ प्रशांत किशोर आजकल अचानक से बड़े बड़े टीवी चैनलों पर दिखाई देने लगे हैं और दावा करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस सीटें मिलेगी। आज तक पर उनका इंटरव्यू आया, फिर एनडीटीवी पर उनका इंटरव्यू आया, एएनआई पर उन्होंने आकर ट्वीट किया, फिर न्यूज 24 पर भी उनके नाम से ट्वीट किया गया, फिर गोदी एंकरों ने अपने अपने हिसाब से ट्वीट करते हुए दावा किया कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें जीतेगी और इस तरीके से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है। दोस्तों दरअसल 5वें चरण के चुनाव के बाद से जिस तरीके की हलचलें मची हुई है और जैसी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके बाद अचानक से प्रशांत किशोर इंटरव्यू देने लगे तो सवाल यह खड़ा हुआ है कि जानबूझकर प्रायोजित इंटरव्यू दिलवाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ने करोड़ों रुपए का कोयले का स्कैम किया है, लेकिन आज तक ने कोई इस पर शो नहीं किया। एनडीटीवी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। हालांकि एनडीटीवी तो अडानी के अंदर ही है, एएनआई भी बिल्कुल साइलेंट है, न्यूज 24 के अंदर भी कोई डिबेट डिस्कशन नहीं चल रही है, गोदी मीडिया का कोई भी एंकर इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे देश के अंदर एक परसेप्शन की लड़ाई जीतने का प्रयास किया जा रहा है। 5वें चरण के अंदर हार को लेकर कई सारी रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशांत किशोर के इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं और एक तरीके से कार्यकर्ताओं में मैसेज भेजने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों सट्टा बाजार को लेकर एक और बड़ा दावा किया गया। इसमें कहा गया है कि 4 जून को इस बार सट्टा बाजार प्रिडिक्ट कर रहा है कि इंडिया गठबंधन 348 तक पहुंच सकता है। एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 195 के आंकड़े पर आकर सिमट सकता है। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 30 सीटें 48 में से जीत सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 38 के आसपास सीटें जीतने की स्थिति में है। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया ये जानकारी देने को तैयार नहीं है। सट्टा बाजार को लेकर अपने अपने दावे हर बड़े पॉलिटिकल पार्टी के समर्थकों के द्वारा किए जा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके के
दावे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के द्वारा भी किए गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या देश के अंदर होने वाली किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए जो पैसा आरबीआई अपने पास रखता है वो पैसा भी मोदी सरकार और बीजेपी के लोग हजम कर जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान आरबीआई से सरकार को मिलने वाला सरप्लस पैसा काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2017-18 में 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने सरकार को दिए थे। 1,75,000 करोड़ रुपए 2018-19 में दिए गए। इसी तरीके से 2019-20 के अंदर 57,000 करोड़ रुपए दिए गए। 2021 में 99,000 करोड़ रुपए और ऐसे 2023-24 में 2,10,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने सरकार को सरप्लस पैसा दिया है। हालांकि एक थ्योरी यह है कि आरबीआई के पास सरप्लस पैसा इसलिए होता है ताकि देश के अंदर अगर कोई आर्थिक संकट आ जाए तो आरबीआई इन पैसों का इस्तेमाल करके देश के बैंकों को और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बचा पाए। लेकिन अगर आरबीआई के पास पैसे ही नहीं बचेंगे और जो पैसा सरकार को दे दिया गया है तो सरकार खर्च कर ही लेती है, तो फिर हमारे देश के अंदर अगर कोई क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो कौन देश की एजेंसियों को बचाएगा, बैंकों को बचाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बचाएगा? ये बड़ा सवाल है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।